सर। जब 13 जून 2025 को 7:30-8 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, तो जब लिस्ट देखी होगी, नाम नहीं मिला होगा सर Of course, काफ़ी डिसहार्टनिंग था उस टाइम पे। मैं तो क्लास में बोलता हूँ कि एक एक नंबर कीमती है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं ठीक है टीचर ऐसे ही बोल रहा है। आप बताओ उनको एक नंबर की वैल्यू क्या है? मुझे पता चला कि 311 पे कट ऑफ है और मेरे मार्क्स 310 हैं, तो एकदम से ऐसे हो गया था कि बस एक मार्क्स, मतलब एक मार्क्स से सर आप इन और आउट हो सकते हो। आप लिस्ट के अंदर आ जाते तो आप असिस्टेंट कमांडेंट होते और आप बाहर हो गए हो लिस्ट से सिर्फ एक मार्क्स की वजह से। तो यूनिफॉर्म पहननी है, कुछ भी कर हो जाए, मुझे बस लगे रहना है, मुझे नहीं ध्यान देना सर। मेरे मतलब वो बुक जो थी मैंने एंड टू एंड पढ़ी थी, मैंने उस बुक से कोट निकाले, जो भी करंट डाटा था मैंने वो निकाला, क्योंकि जब आप पेपर 2 में करंट डाटा यूज करते हो, करंट एग्जाम्पल्स यूज करते हो, ये सब चीजें जब आप यूज करते हो ना, तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। 100 मीटर में ही सर हम 29 लड़कियां थी, तो 100 मीटर में ही सर बहुत सारी लड़कियां बाहर होगी और 7 ने ही 800 मीटर जो है वो रेस करी थी। क्या हैक है बार बार एग्जाम क्लियर करने का? लोगों का एक बार नहीं होता, आपने 2 बार कर लिया। अगर कोई एक चीज पर्टिकुलर टारगेट करे तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान, और आज हमारे साथ हैं हमारे एक कैंडिडेट पर्सनी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जामिनेशन में उनका असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे चयन हुआ है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 13 जून 2025 को सीएपीएफ एसी 2024 वालों का रिजल्ट आया। 311 जनरल की कट ऑफ थी, लेकिन इनके नंबर थे 310। 12 जून 2026 को रिजर्व लिस्ट आई, उसमें नाम आया। एक साल पूरा वेट किया, लेकिन उस वेट में साथ के साथ 2025 के लिए तैयारी करती रही। फर्स्ट अटेम्प्ट में असिस्टेंट कमांडेंट बनी। 2025 में भी इंटरव्यू दिया, अभी रिजल्ट पेंडिंग है। तो हम जानेंगे कि कैसे एक नंबर से एक साल वेट करना पड़ा, तो उस जो मेंटल स्टेट से कैसे गुजरे, कैसे अपने आप को मेंटेन किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम कैसे निकाला, दोनों एग्ज़ाम मतलब 2024 का 25 का कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया। तो जो कैंडिडेट 2026 में एग्ज़ाम लिखेंगे या 27 में एग्ज़ाम लिखेंगे, दोनों को सीखने को मिलेगा। तो चलिए कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो पर्सनी? आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपकी तो अभी मैंने शॉर्ट्स बनाई थी, तो उस पर भी कमेंट थे, और उसके बाद मुझे कुछ कॉल्स भी आई कि सर इनके साथ ज़रूर कन्वर्सेशन कीजिएगा, और ताकि हमें जानने को मिले। तो सबसे पहले तो अपना बैकग्राउंड बताइए, अपनी थोड़ा जर्नी बताइए कि सीएपीएफ की तरफ कैसे रुझान हुआ। हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और हरियाणा में पर्टिकुलर एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो सब जानने के इच्छुक हैं, मैं भी इच्छुक हूँ कि कैसे गांव से एक लड़की अब असिस्टेंट कमांडेंट बन गई है। सर मेरी जर्नी जो है वो 2022 में शुरू होती है, जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है मैथमेटिक्स में। उसके बाद सर थोड़ा यूनिफॉर्म सर्विसेज का स्टार्टिंग से ही था। सर मेरे फादर को काफ़ी ज़्यादा था यूनिफॉर्म को लेकर, और सर मेरे अंदर भी था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज के अंदर जाना है। फिर सर जैसे ही प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, फिर देखा सीएपीएफ के बारे में जाना, तो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इतनी डाइवर्सिफाइड जॉब है, आप पैन इंडिया जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो मैंने उसी टाइम जो है वो 2024 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद सर इसमें फ़िज़िकल की जो स्टेज आती है, मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। सर फिज़िकल वाली स्टेज में भी सर मेरा जो 2.5-3 महीने मिलते हैं, तो उसमें काफ़ी फिजिकल के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया। आपने तो 2 बार फिजिकल निकाला है। लड़कियों का तो इसमें रिजेक्शन रेशो थोड़ा ज़्यादा हाई है, होता है सर। बहुत ज़्यादा जो रिजेक्शन रेट है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सर जब मैं 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट देने गई थी, तो उस दिन 35 लड़कियों का जो था फीमेल 100 मीटर और लॉन्ग जंप में थोड़ा ज़्यादा बाहर होता है। यस सर, तो 100 मीटर में ही सर हम 29 लड़कियां थी, तो 100 मीटर में ही सर बहुत सारी लड़कियां बाहर होगी, और 7 ने ही 800 मीटर जो है वो रेस करी थी। तो 100 मीटर में ही काफ़ी ज़्यादा लड़कियां पहले आउट हुई। उसके बाद सर लॉन्ग जंप में भी मतलब हम 5 ही लड़कियां फाइनली क्वालिफाई हुई थी। 29 में से 5 लड़कियों ने सर। तो आपने 2 बार कैसे कर लिया? सर बस बार बार प्रैक्टिस करी, रोज़ ग्राउंड पे जाना, एक कंसिस्टेंट मैंने जो है अपना टाइम बनाया कि मुझे ग्राउंड में जाना ही है, कुछ भी हो जाए। और सर उधर एक रिटायर्ड वो थे जो रिटायर्ड आर्मी से थे सर, वो उन्होंने सर मेरी ग्राउंड पे प्रैक्टिस कराई थी, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प की सर उन्होंने, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में ग्राउंड पे जाते हैं तो इतना बॉडी जो है वो नहीं कर पाती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो पेस को इंक्रीज़ किया। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगे सर। बोलने को सिर्फ 3 इवेंट है, 100 मीटर है, 800 मीटर है, लॉन्ग जंप है, लेकिन एक बॉडी को जो स्टेमिना चाहिए, जो एंड्योरेंस चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होते हैं ना, तो माइंड दूसरी स्टेट में होता है, बॉडी दूसरी स्टेट में होती है। क्योंकि सर रिटर्न में तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, लेकिन जैसे ही रिटर्न क्वालिफाई होता है, आपके सामने फिजिकल
का जो स्टेज है वो आ जाती है। तो उसके लिए सर मैंने अपना रोज़ मैं ग्राउंड पे गई, वहाँ पे रोज़ किया, और सर काफ़ी टाइम मिला था 2024 में, तो 2.5-3 महीने का टाइम मिला था, तो काफ़ी अच्छे से सर मैंने किया उसको। जब मान लो कि एग्जाम अच्छा हुआ हो, आपने इंटरव्यू दिया हो, जो भी बंदा इंटरव्यू देता है सबको एक होप होती है कि मेरा नाम आएगा, लिस्ट में आएगा, सब प्रे भी करते हैं, घर वालों को भी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। यस सर। जब 13 जून 2025 को 7:30-8 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, तो जब लिस्ट देखी होगी, नाम नहीं मिला होगा सर, काफ़ी डिसहार्टनिंग था उस टाइम पे, क्योंकि सर मेरे साथ जितनी भी लड़कियां प्रिपेयर कर रही थी इंटरव्यू के लिए, सर जैसे हमारा एक पीयर ग्रुप था, तो 2-3 लड़कियां थी सर मेरे साथ। सर मैं जिसका भी नाम देख रही, सबका नाम लिस्ट में। ऐसा होता है कि आप अपना ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा होता, और साथ वालों को मिल रहा है। सिर्फ मेरा नाम ही जो था वो लिस्ट में नहीं था। और उस टाइम पे सर मेरे फादर भी बोलते हैं कि तेरी तो सारी फ्रेंड्स का हो गया, बस तेरा ही नहीं हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टनिंग होता है सर उस टाइम पे, लेकिन आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। हाँ, आपको जो है वो दोबारा अटेम्प्ट देना ही देना है। और सर 10 दिन का तो ऐसा पीरियड होता है, आपको अपने मार्क्स भी नहीं पता होते कि कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स से आपका एग्जाम रहा है। और जून में आपका रिजल्ट आ रहा है, और फिर वापस से अगस्त में फिर से एग्जाम है। हाँ, अगस्त में फिर से एग्जाम है, और आपको दोबारा अपनी प्रिपरेशन में दोबारा जुट जाना है। हाँ सर, 1-2 दिन थोड़ा फील हुआ मुझे, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि मुझे तो यूनिफॉर्म पहननी है, कुछ भी कर हो जाए, मुझे बस लगे रहना है, मुझे नहीं ध्यान देना। सर मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सर मुझे बहुत सपोर्ट किया। सब बोले कि कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सबका नहीं भी होता है, तुम दोबारा ट्राई करती रहो, जब तक करते रहो सर, जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको रुकना नहीं है कहीं पे भी। मैं भी कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप करना होगा, ताकि आप इमोशनली स्टेबल रहो, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, 1 साल का भी समय बहुत लंबा हो जाता है, और आपने तो एक नंबर के पीछे 1 और साल लगाया है। तो ऐसे में तो बहुत पेशेंस चाहिए इस प्रोसेस में, अगर आप आगे जाना चाहते हो तो 1 नंबर की वैल्यू के बारे में क्या बताना चाहोगे कैंडिडेट्स को, क्योंकि अभी 26 में एग्जाम है 19 जुलाई को। तो उनके लिए 1 नंबर, जब मैं तो क्लास में बोलता हूँ कि एक नंबर कीमती है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं ठीक है टीचर ऐसे ही बोल रहे हैं। आप बताओ उनको 1 नंबर की वैल्यू क्या है। सर मैंने तो काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ किया है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि 311 पे कट ऑफ है और मेरे मार्क्स 310 हैं, तो एकदम से ऐसे हो गया था कि बस 1 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स से सर आप इन और आउट हो सकते हो। आप लिस्ट के अंदर आ जाते तो आप असिस्टेंट कमांडेंट होते, और आप बाहर हो गए हो लिस्ट से सिर्फ 1 मार्क्स की वजह से। सर एक मेरे पास एक स्टोरी है कि जब मैं स्कूल में थी, तो मैं हमेशा से एक टॉपर स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा जब 1 मार्क्स भी कट जाता था, तो मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि 1 मार्क्स कहाँ गया। तो वो जो चीज़ थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा 1 भी मार्क्स कट जाता है तब भी पापा मुझे बोलते हैं। तो अब मुझे वो चीज़ समझ में आई कि 1 मार्क्स आपका, क्यों बोलते थे, हाँ, कि क्यों बोलते थे और कितना इम्पोर्टेंट होता है वो 1 मार्क्स आपके लिए। अक्सर हम बहुत बार कभी वेटरन्स को देखते हैं, सुनते हैं, वो बोलता है कि 1 नंबर से रह गया, तो कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे ही बोल रहा है, मजे मजे में, इसका हुआ नहीं था। लेकिन जो फील करता है ना, उसको पता होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जैसे आप तो रिजर्व लिस्ट में आए, और मैं कैंडिडेट्स को बता दूं कि कोई डिफरेंस नहीं होता है कि आप मेन लिस्ट में आओ या रिजर्व लिस्ट में आओ, क्योंकि जो मेन लिस्ट आई थी, टोटल वैकेंसी 515 थी, उसमें 459 कैंडिडेट्स का नाम था, और इसमें 56 का आना था, 55 का आया। अब एक कैंडिडेट का अभी भी केस अटका हुआ है, तो रिजल्ट अटका हुआ है उसका। तो टोटल 515 ही असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, मतलब अभी 514 हो चुके हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है उस चीज़ में, कि बहुत बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि रिजर्व लिस्ट का क्लैरिटी नहीं होती। और इसके बारे में कभी जानना होगा तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो उस पर बात कर लेंगे। तो फोर्स तो अभी आपको बीएसएफ मिलेगी, लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। मुझे ऐसा लगता है कि बीएसएफ ही चांस ज़्यादा है बीएसएफ मिलने के, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। तो रेडी हो उस चीज़ के लिए? यस सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि सर जब मैंने इसकी प्रिपरेशन करी थी और जब मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, तो ऑलरेडी मैं आपकी जैसे सर AVKS की वीडियोस वगैरह देखते थे काफ़ी ज़्यादा, तो एक सर पता था कि हाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। और सर मेरे फादर जो हैं वो भी बहुत चाहते थे कि कुछ ऐसी ही जॉब हो जहाँ पे आपके लिए चैलेंजेस भी हों। फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इतने बच्चों से बात की, मैं ये समझता हूँ कि अगर स्पेशली जेंडर में लड़की की बात करें ना, तो अगर फैमिली का सपोर्ट है ना, तो बहुत अच्छी बात है, फिर मनोबल भी हाई होता है, और फिर आप अच्छा कर भी पाते हो। क्योंकि प्रेशर आएगा, उसको तो नहीं रोक सकते, प्रेशर तो आएगा। एग्जाम का प्रेशर है, पेपर 1 में बैलेंस बनाना है, पेपर 2 में बैलेंस बनाना है। अच्छा, मैं आपका जब स्कोर कार्ड देख रहा था, तो जैसे पेपर 1 में आपके लगभग 118 के आसपास नंबर हैं, और पेपर 2 में 97 मार्क्स है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। इंटरव्यू में 95 मार्क्स हैं। क्या ऐसा लगता है कि किस पोर्शन में और अच्छा कर सकते थे?
सर मैंने इसको जब मेरा स्कोर कार्ड आया था और मुझे ऐसा था, मेरी आपसे भी बात हुई थी तो आपने मुझे बोला था कि 2025 का अटेम्प्ट तो आपको देना ही है। बिल्कुल। तो मैंने आपसे पेपर 2 के रिगार्डिंग भी बात करी थी। तो सर मुझे ये था कि मुझे पेपर 2 में भी अपना स्कोर इंप्रूव करना है, पेपर 1 में भी करना है, क्योंकि जब आपका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव होता है तभी आपका जो है वो अच्छा रैंक आता है। तो पेपर 1 के लिए भी मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया कि क्या कहाँ पे जो है वो कौन से सब्जेक्ट मेरा वीक है। मुझे ऐसा लगता है 2025 में आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अभी जो आपने इंटरव्यू दिया है ना, अभी लिस्ट में तो पता नहीं वो डालेंगे नहीं नाम, क्योंकि एक बार सिलेक्ट होने के बाद वो दोबारा आप नहीं हो सकते। सीएपीएफ में तो ये रूल चलता है उस चीज के रिगार्डिंग। तो लेकिन इस बार मन में कहीं ना कहीं तो ये चल रहा होगा 25 वाले में पहले हो जाए। सर ये काफी था। इनफैक्ट सर मेरे जैसे ब्रदर हैं वो भी यही चाहते थे, जैसे उनको तो सारी स्टोरी पता ही है कि क्योंकि आपका इंटरव्यू भी अच्छा गया था। इंटरव्यू भी अच्छा गया था। तो एक पॉइंट था कि हम ये चाह रहे थे कि रिजर्व लिस्ट आ जाए, लेकिन 2025 की पूरी साइकिल ही कंप्लीट हो गई। रिटर्न हुआ, फिजिकल हुआ, उसके बाद दोबारा इंटरव्यू दिया। लेकिन अब ऐसा हो गया था क्योंकि काफी पेपर भी काफी अच्छा गया और फिर उसके बाद इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया, तो ऐसा मतलब मुझे था कि काश जो है 2025 का रिजल्ट पहले आ जाए, लेकिन होना वही होता है सर जो होता है। 2024 वाली रिजर्व लिस्ट पहले आ गई। तो चलो अच्छी है, देर आए दुरुस्त आए। और जो लोग नहीं जानते असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में, गस्टेड ऑफिसर पोस्ट है, और अगर पुलिस के कंपैरिजन में किया जाए तो डीएसपी एसीपी के इक्विवेलेंट माना जाता है और आर्मी में कैप्टन के इक्विवेलेंट माना जाता है। आपके एरिया में कुछ है इसके बारे में अवेयरनेस? असिस्टेंट कमांडेंट क्या लग गया है, असिस्टेंट किसका असिस्टेंट लग गया है, ऐसा लोग बोलते हैं? हाँ सर, मेरे फादर तो बार बार बोल रहे थे कि किसी को असिस्टेंट मत बोलो, क्योंकि वो सोचेंगे कहीं पे असिस्टेंट ही बन गया। तो वो एक है सर, लो अवेयरनेस तो है काफी, और इसीलिए हमने ये पहचान वाला प्रोग्राम भी चलाया है। क्योंकि लोग बीएसएफ और सीआरपीएफ को तो फिर भी रिकॉग्नाइज करते हैं, ना तो वो पोस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट की क्या पोस्ट है, ना वो बाकी फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये चैलेंजेस तो अभी आ रहे होंगे। लेकिन सर जैसे कुछ है, पता भी है सर पैरामिलिट्री के बारे में। जैसे पानीपत में है सर सीआईएसएफ, जो रिफाइनरी वगैरह में सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा नहीं है कि सर कंप्लीटली वो है, बट स्टिल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यस सर, लोग जानते हैं कि पैरामिलिट्री वर्ड यूज करते हैं तो जान लेते हैं कि बट सीएपीएफ के बारे में जो है नहीं जानते। तो चलो ये तो हुई आपके बारे में बात। अब थोड़ा कैंडिडेट को ये बताओ कि जिनका 2026 का एग्ज़ाम है, अभी ऐसा समझो कि जब वो वीडियो देख रहे होंगे तो एक हफ्ता बचा होगा। तो 1 वीक में क्या उनको सलाह देना चाहोगे कि लास्ट 1 वीक में क्या करना चाहिए? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने 2 बार एग्जाम निकाला है। और पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, और पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर है, और इस बार तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर होगा। सर जैसे लास्ट का 1 वीक है तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए, एक तो क्योंकि इस टाइम कोई नया पढ़ने का टाइम भी नहीं होता है, और इतना जो आपका माइंड है वो ग्रैस्प भी नहीं कर पाता है। तो आपको जो है, जो अभी तक आपने पढ़ा है सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करिए। और पेपर 1 के रिगार्डिंग सर जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, साइंस की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है सर, मैथ्स एंड रीजनिंग है और ज्योग्राफी है, तो लास्ट के टाइम पे उनको रिवाइज करना बहुत अच्छे से। मैं तो सर लास्ट टाइम पे जिनकी वेटेज ज़्यादा होती थी उनको काफ़ी अच्छे से रिवाइज करके जाती थी, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ से आपका स्कोर इंप्रूव होता है काफ़ी अच्छे से। और जैसे सर इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उसके भी सर कुछ कोर फैक्ट्स आपको लास्ट में देखने चाहिए, क्योंकि सर 2024 में मैंने जैसे अटेम्प्ट दिया, 2025 में दिया, तो डायरेक्टली सर इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो भी लास्ट के टाइम पे रिवाइज करना चाहिए। उस रिवीजन में आप एवीकेएस की प्लेलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पूरा मैराथन वीडियोस बनाई हुई है हर सब्जेक्ट की, और जैसे आप ये बजट वगैरह की बात कर रहे हो, इनकी वीडियोस भी अवेलेबल है। पेपर 2 के रिगार्डिंग भी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसको मतलब अगर सेल्फ स्टडी भी करनी है तो वो आसान तरीके से उसमें कर सकता है बिना किसी को पैसा दिए। सर मैंने 2024 में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था इसका, तो मैंने एवीकेएस की सर जो भी सारी वीडियोस होती है, रिपोर्ट राइटिंग के और आर्गुमेंट की, और सर जो कंप्लीट जो स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे आपको 3 घंटे में अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है, वो सारी सर मैंने एवीकेएस की काफ़ी ज़्यादा मैंने सर यूज़ की थी उन वीडियोज़ को, और मैंने पूरा उन वीडियोज़ को देखा था। पेपर 1 इजी लगता है या पेपर 2? वैसे तो इजी कोई नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव मैनर में मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरे को पेपर 2 ज़्यादा इजी लगता है। उसका क्या रीजन है? बहुत सारे लोगों को पेपर 2 से दिक्कत है, और इंग्लिश से बहुत डरते हैं लोग। तो आपका क्या कहना है उसमें? सर इंग्लिश का मेरा इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं डे 1 से जब से मैंने तैयारी स्टार्ट करी है, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो वोकैबुलरी मेरी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, तो मुझे उसका कोई इशू नहीं था। दूसरा सर मैंने पेपर 2 के रिगार्डिंग जैसे 2024 में तो सिर्फ मैंने वीडियोज से देखकर, या फिर और मैं सर कहीं से कुछ ढूंढ रही थी, कभी टेलीग्राम चैनल से देख लिया, कभी यूट्यूब से देख लिया। लेकिन सर जब मैं 2025 में आपसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, तो मैंने एवीकेएस की जो बुक आती है, मैंने वो बुक ली, तो उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा हेल्प करी सर। मतलब वो बुक जो थी मैंने एंड टू एंड पढ़ी थी, मैंने उस बुक से कोट निकाले, जो भी करंट डाटा था मैंने वो निकाला, क्योंकि जब आप पेपर 2 में करंट डाटा यूज़ करते हो, करंट एग्जाम्पल्स यूज़ करते हो, ये सब चीज़ें जब आप यूज़ करते हो ना, तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। क्योंकि नॉर्मल आप लिख सकते हो या फिर पेपर कंप्लीट कर सकते हो, उससे आपका स्कोर इतना नहीं आएगा। तो आपको अगर 110, मेरा इस बार एम था सर कि मुझे 2025 में अगर पेपर 2 लिखना है तो मैं 110 प्लस तक जाऊं, और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है सर कि आप करंट डाटा डालिए, एग्जाम्पल्स डालिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे और अपना पेपर कंप्लीट कीजिए। और ग्रामर पार्ट पे भी सर मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था कि ग्रामर जो है वो 25 आउट ऑफ 25 कैसे उसमें स्कोर किया जा सके। मैं जब बोलता हूँ ना, कई बच्चे यकीन नहीं करते, मैं 25 में से 25 नंबर आते हैं ग्रामर में, और मैंने देखा है कैंडिडेट्स का, और वो आसानी से वो 100 प्लस आ जाते हैं उनके पेपर 2 में। और उसके रिगार्डिंग अभी मैराथन PYQs बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ग्रामर में। अगर PYQ कोई अच्छे से कर लेना तो बात बन जाती है। तो जैसे आप बोल रहे हो AVKS का, वो सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है जो 2027 के लिए तैयारी करेंगे, उनको डाउट है कि हम सेल्फ स्टडी से तैयारी करें या कोचिंग से तैयारी करें। वैसे AVKS का मेन पर्पज़ ये है कि कैंडिडेट को इधर उधर ना भागना पड़े। ठीक है, हमारी स्पेशलाइजेशन ही इस चीज़ में है कि हम किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं करवाते, केवल इसी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है इसमें कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा सही है या कोचिंग? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोचिंग लेते हैं, एक तो सर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कि क्या करना चाह रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू जाना चाह रहे हैं या फिर आप कोचिंग के थ्रू जाना चाह रहे हैं। बट अगर आप कोचिंग के थ्रू जाते हैं तो आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। एक आप रैंडम चीज़ों पे नहीं भागते, जैसे मैंने 2024 में पेपर 2 के लिए किया था सर, मैं काफ़ी इधर उधर, मैं कहीं से ऐसे कर रही थी, कहीं से कुछ कर रही थी। तो जब मैंने 2025 में आपकी जो बुक है मैंने उसको एंड टू एंड पढ़ा, तो सर उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम सेव हो गया, और मैंने उसका जो टाइम था मैं पेपर 1 पे लगा पाई ताकि मेरा स्कोर जो है वो ओवरऑल इंप्रूव हो सके। तो सर कोचिंग का है वो आपको हेल्प होती है, एक मेंटोर आपको मिलता है, आप गाइडेंस के अंडर काम करते हैं, तो उससे आप बहुत एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि सर आपकी जो तैयारी है वो अगर आप गाइडेंस के अंडर होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक, मुझे ऐसा लगता है, देखो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं बोल रहा हूँ, इसमें एकेडमिक इक्विपमेंट के लिए साइड करते हैं उस चीज़ में कि हम भले ही सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, उसमें टाइम और पैसा फिर भी लगाते हैं। पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, दोनों। और कभी कभी डायरेक्शन लेस हो जाते हैं और इतनी दूर चले जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। कोई प्लेटफॉर्म अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे एक सही डायरेक्शन और सही रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है तो यू शुड ऑप्ट दैट। उस चीज पे आपको जाना चाहिए, उस चीज में, और प्रॉपर रिसर्च करके जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास ही आओ या किसी और के पास जाओ, प्रॉपर रिसर्च करो, जब मन माने तब उसके पास जाओ, तो इट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल। चाहिए हर फील्ड में ये बात लागू होती है। यस सर। और सर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, मतलब अगर आपने पढ़ लिया है सब कुछ, फिर भी सर आपको इवैल्यूएशन अगर करना है, टेस्ट चाहिए आपको, बुक्स चाहिए आपको। और जैसे सर पेपर 2 के रिगार्डिंग अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो अब आप किसी से तो चेक करवाएंगे ना उसको, चाहे आप पीयर ग्रुप में भी हैं या कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी आपको एक गाइडेंस की जरूरत हमेशा है। एक्सपर्ट ही होता है। यस सर। ये तो डिफरेंस बच्चे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आप रैंडम आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हो और टीचर से डिस्कस कर रहे हो, डिफरेंस तो हमेशा रहेगा उस चीज में। यस सर। तो क्या हैक है बार बार एग्जाम क्लियर करने का? लोगों का एक बार नहीं होता, आपने 2 बार कर लिया। अगर कोई एक चीज पर्टिकुलर टारगेट करे तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आप डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स लगाते रहिए। जो आपकी फंडामेंटल बुक्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए, बार बार रिवाइज करिए सर उनको, अपने सोर्सेज को काफ़ी लिमिटेड रखना और उनको बार बार रिवाइज करना, यही हैक है सर। और यही इसी से सिर्फ एग्ज़ाम निकलता है। और एक जो एग्जाम नेगेटिविटी को कैसे काउंटर करें सर? जैसे नेगेटिविटी है, मेरे साथ भी काफ़ी थी कि कैसे एग्ज़ाम होगा, 24 वाला में नाम नहीं आया तो 25 वाले में कैसे आएगा, क्या होगा। तो सर उसके लिए यही है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप क्या कर सकते हैं, आप इस मोमेंट पे क्या कर सकते हैं? आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा काम है मैं एग्ज़ाम लिखूंगा बैठ के, मेरा काम है कि मुझे पढ़ना है बैठ के। तो आप सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो आप कर सकते हैं और आप अपने कर्म करते रहिए सर, फल की चिंता मत करिए, वो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा, आज नहीं कल, मे बी इट विल टेक टाइम। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस इज़ द की सर। मैं जब बच्चों को बोलता हूँ कि एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाते, तो बच्चे मन में ऐसा लगता है ये तो उधर बैठ के टेबल के दूसरी तरफ बैठा है तो हमें बोल दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। लेकिन ये बात सत्य है, क्योंकि मैं उस फैक्टर के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट से कन्वर्सेशन करता हूँ, देखता हूँ उनकी जर्नी, देखता हूँ उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड देखता हूँ, और कि कैसे वो अलग अलग स्ट्रगल में निकल के सामने आया है। तो वहाँ से मैं कैंडिडेट को बोलता हूँ कि मेहनत खराब नहीं जाती। आपने मेहनत की 24 में तो 24 में भी रिजल्ट मिला, उसका 25 में भी रिजल्ट मिला, वरना 25 का एग्जाम नहीं होता आपका क्लियर। यस सर।
आपने वो 24 वाली जो मेहनत है उसको 2 महीने में रिफाइन किया, एक सही डायरेक्शन दी और फिर वो कम समय में उसका आउटपुट लेके आए। और 25 का एग्जाम कितना टफ था वो हम सब जानते हैं, तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बच्चे भी जानते हैं। 25 जो 2025 वाला एग्जाम था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आया था सर। 2024 के कंपैरिजन में तो काफ़ी डिफरेंट था वो, और वो डिफरेंट था इसलिए उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया उस चीज को लेकर। सर मैं काफी सारे बच्चों को भी जानती हूँ जिन्होंने 2024 का इंटरव्यू दिया बट 2025 का रिटर्न नहीं हुआ। बिल्कुल तो ऐसा क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी काफी ज्यादा है सर एग्जाम की, आपको नहीं पता आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो अगली बार आप एग्जाम भी निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन स्टिल कुछ चीजें जो हैं बेसिक चीजें आपकी हमेशा वर्क करती रहेंगी। लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन, ये हमेशा काम करेगा सर। देखो 2025 का भी रिजल्ट नहीं आया है और मैं ऐसा समझता हूँ कि सबका नाम तो नहीं आएगा लिस्ट में, ये बात वो भी जानते हैं, रैशनल सी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। लेकिन जिसने भी इंटरव्यू दिया है ना, हर एक बंदा अफसर बनने के डिजर्विंग है, क्योंकि मेहनत में कमी नहीं है। जिसका रैंक आ जा रहा है और जिसका नहीं आ रहा है, मेहनत में कोई कमी नहीं है। फिर वहाँ पे जब हम बोलते हैं कि लक 1-2% काम करता है, 10% लक काम करता है, फिर वो कुछ अदर फैक्टर्स उसमें एड ऑन स्टार्ट हो जाते हैं, या आपने किसी पार्ट में कुछ कमी कर दी जिसमें और अच्छा कर सकते थे। इंटरव्यू कैसा गया आपका? 24 और 25 के इंटरव्यू में कैसा डिफरेंस था? सर मेरा 2024 वाला ठीक ठाक था, लेकिन जो 2025 वाला था वो काफ़ी अच्छा गया सर मेरा। कैसे डिफरेंस क्रिएट किया दोनों में? सर डिफरेंस ये था कि मैंने अपने कॉन्फिडेंस पार्ट पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया इस बारी। और मुझे ये था कि सर मुझे अपना इंटरव्यू, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे इंटरव्यू में ही कम रहे मार्क्स, तो मुझे ये था कि मुझे वहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो सर अगर आप कहीं पे भी आपको ऐसा है कि आप फेल भी हो रहे हैं, अगर कोई बच्चा है जो इस बार इंटरव्यू दे रहा है 2025 का जिन्होंने दिया है और फाइनली सेलेक्ट नहीं होता है, तो हमेशा हर चीज़ को एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के नज़रिए से देखना है कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये इससे क्या होता है सर, एक पॉजिटिविटी भी आती है, एक पॉजिटिव माइंडसेट भी बिल्डअप होता है कि हाँ मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आप इम्प्रूव करना मत छोड़िए, रिजल्ट आपके हक में आएगा, चाहे आज नहीं वो कल आएगा, लेकिन वो ज़रूर आएगा। 24 में आप हमारे पास भी नहीं आए थे वो हो गए इंटरव्यू देने। यस सर। चलो ये तो मजाक की बात थी, आप मेहनत की थी, और कुछ ऐसे एरिया ऐसे हो जाते हैं कि शायद हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, उसको समय चाहिए होता है। तो आपने उस पर काम किया है और फिर वो पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट भी होता है, वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है उस चीज़ को लेके। फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे 2026 और 27 दोनों एस्पिरेंट्स को? जो 26 वाले हैं उनको क्या देना चाहोगे? सर अभी जैसे एग्जाम है, तो 19 जुलाई को एग्जाम, 19 जुलाई को एग्जाम है, तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत कामली पेपर को दीजिए। जितना आप काम होंगे पेपर को लेकर और जितना आप रिजल्ट से डरेंगे नहीं। बिल्कुल अपने आप को रिजल्ट से ज़्यादा अटैच मत करना, क्योंकि रिजल्ट से जितना आप अटैच होंगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में फियर क्रिएट होता है। तो आपने जो अभी तक जो भी किया है जस्ट उसमें बिलीव करना, अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करना सर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कामली पेपर को करना, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। सर कई बार ही लगता है कि पेपर 1 अच्छा नहीं हुआ है तो पेपर 2 में बच्चे नहीं कर पाते हैं, अच्छा नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस का खेल आ जाता है। हाँ, तो सर मेरा दोनों ही अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेपर 1 अच्छा नहीं गया है, लेकिन स्टिल पेपर 2 आपको इस तरीके से लिखना है कि जैसे ही पेपर 1 मेरा चेक हो, क्योंकि ऐसा होता है कि सर आप पेपर 1 की कट ऑफ जब क्लियर करते हैं तभी आपका पेपर 2 चेक होता है। तो आपको सिर्फ उसी उससे करना है कि मेरा पेपर 2 जो है वो मैं काफ़ी अच्छे से करूँगा, चाहे मेरा पेपर 1 कैसा भी हुआ है। तो हमने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं जिसमें पेपर 1 में उसके 100 या 102 नंबर है, पेपर 2 में 110 हैं। यस। पेपर 2 में ज़्यादा है, जबकि वो 200 में से हैं, वो 250 में से पेपर 1 वाले, और उसने इंटरव्यू में भी अच्छा कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो असिस्टेंट कमांडेंट बन गया। अच्छा रैंक आया। पेपर 2 की काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है सर, उसको आपको पेपर 1 के उससे नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है, डिफिकल्ट तो आएगा ही, तो आपको बस उसको 2027 वाले कैंडिडेट्स को या लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर अभी जैसे उनके पास पूरा 1 ईयर है तो वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपना एडवांस बुक पे जाना, और फिर सर लास्ट के टाइम पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाना। जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आप, जितने आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना सर, उतना ज़्यादा आप माइंड में भी उतना ज़्यादा रहता है और उतना ज़्यादा ही आप कर पाते हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कैंडिडेट्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी कैंडिडेट्स आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या गाइडेंस रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।